डॉक्टर अभिषेक सिंह, एक लीडिंग ऑर्थोपेडिक एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम इनसे जानेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट कब करानी चाहिए, किस लिए करानी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। तो हिप का जॉइंट जब खुरदुरा हो जाता है तो चिकनाहट नहीं रहती जॉइंट में, तो जॉइंट फिर पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग आती है, अगल बगल की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होने लगती हैं। मेटल में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो पेशेंट अपने बजट के अनुसार चॉइस कर सकता है। मेटल जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी हाई क्वालिटी का मेटल होगा, चाहे यंगस्टर हो, चाहे एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एक ओल्ड एज पर्सन हो, हिप रिप्लेसमेंट वाज वेरी कॉमन इन ओल्डर एज पॉपुलेशन। तो उसकी जो लाइफ है वो क्या कम होती है? बिल्कुल कम होती। अच्छा इम्प्लांट यूज़ करें तो आप नेक्स्ट डे से पेशेंट को चलाना शुरू कर सकते हो, उसको बैठना, ज़मीन पर बैठना अलाउ कर सकते हो, सिटिंग अलाउ कर सकते हो, उसको बाल्टी मार के बैठना अलाउ कर सकते हो। उसको पर्टिकुलर मेंबर जिसने हिप रिप्लेसमेंट कराया है तो वो इंडियन टॉयलेट यूज कर सकता है। जब हम इंडियन टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो हमारा हिप पूरा फ्लेक्स हो जाता है या कहें पूरा मुड़ता है। हिप रिप्लेसमेंट के कितने टाइम के बाद जो रिप्लेसमेंट जिसने कराई है वो स्टेयर्स अप डाउन कर सकता है या रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी कर सकता हो, एक फिजिकल एक्टिविटी। आपका इम्प्लांट की फिटिंग अच्छी आई है, एंगल डायरेक्शन सारे अच्छे हैं। बहुत यूनिक टेक्निक अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, MIDS। उसका मतलब क्या है सर? तो MIDS टेक्निक यूजली क्या होता था कि हम पिछले डिकेड्स में जो हमारी, क्योंकि साइंस डे बाय डे ग्रो कर रही है ना, मेडिकल साइंस इज ग्रोइंग डे बाय डे, ईच एंड एवरी डे, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंटर कर रही है मेडिकल साइंस में। कि डॉक्टर एक रोबोट को हमारे ऊपर लगा देता है और वो हमारी सर्जरी करके हमें साइड कर देती है। रोबोट क्या रहता है कि हमें ऑर्थोपेडिक्स में या हिप रिप्लेसमेंट में, अगर हम पर्टिकुलर हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, तो क्या वो अपना स्पोर्ट्स दोबारा कंटिन्यू कर सकता है? जैसे आपने मेरे को बताया। हाँ, अगर आप एक नई मर्सिडीज लेते हो, आप उसको जंगल में चला रहे हो, है ना, और एक वो सी दूसरी मर्सिडीज है जिसको आप एक बहुत अच्छे रोड पर अच्छे से चलाते हो, बट उसके बाद भी उनका कूला जो है डिसलोकेट हो गया, मतलब उतर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक अनदर एपिसोड के अंदर। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों करानी चाहिए, किस लिए करानी चाहिए और किन किन को इसकी ज़रूरत है। क्या पता आपकी फैमिली के अंदर आपके भाई, आपकी बहन या आपके माता पिता या आपकी दादी माँ, इनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो और आपको पता ही ना हो कि ये क्या है। तो इसी सारे क्वेश्चंस को लेके आज हमारा ये शो है। आज हमारे इस शो में स्पेशल गेस्ट एक फेमस ऑर्थोपेडिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अभिषेक सिंह। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सो इस शो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्या पता हमारा ये पॉडकास्ट आपको कितना इंस्पायर कर सके कि आपकी फैमिली में किसी को अगर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत हो तो कल ही आप उस पर एक्शन ले सकें। तो अंत तक बने रहिएगा। सो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं कि ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक कूल्हे की सर्जरी होती है, जहां पर कूल्हे का जो जोड़ होता है वो जोड़ घिस जाता है किसी भी कारण से। देयर आर सो मेनी रीजंस कि जो कूल्हे की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कूल्हे के जोड़ की चिकनी हड्डी को खुरदुरा का हो जाता है, जिसमें जॉइंट हिप का। तो हिप का जॉइंट जब खुरदुरा हो जाता है तो चिकनाहट नहीं रहती जॉइंट में, तो जॉइंट फिर पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग आती है, अगल बगल की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होने लगती हैं, तो पेशेंट को पेन होने लगता है, पेशेंट लिम्प या लंगड़ा कर चलने लगता है, और पेशेंट के जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। उसकी वॉकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो 100 मीटर 200 मीटर के बाद पेशेंट पेन फील करने लगते हैं। तो इस समस्या को जो इसका जो समाधान है वो है कि हिप रिप्लेसमेंट। हम उस जोड़ को काट कर निकाल देते हैं और मेटल का जो जोड़ होता है, आर्टिफिशियल जोड़, उसके साथ उसको रिप्लेस किया जाता है। तो फिर वो जो खुरदरी जो नर्व्स थी, वेसल्स थी, जो कि एक्सपोज हो गई थी, जो आपस में टकरा कर पेन क्रिएट कर रही थी, अब वो चिकनी हड्डी की जगह चिकना मेटल लग जाता है, और चिकना मेटल होने के बाद पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, लेंथ अचीव हो जाती है, और पेशेंट के पूरे जो मोशन है या मूवमेंट है वो लौट आते हैं। सर आपने बात करी कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि मेटल का हम लोग यूज करते हैं। मेटल में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो पेशेंट अपने बजट के अनुसार चॉइस कर सकता है। हाँ, मेटल इस क्या रहता है कि क्योंकि ये मैकेनिकल चीज है,
मैकेनिकल चीज की जहां अगर मैकेनिक्स काम आएगी, जो फिजिक्स की मैकेनिक्स जो प्रिंसिपल होते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल होते हैं, तो वो सारे प्रिंसिपल इस सर्जरी में काम आते हैं। तो मेटल क्योंकि फ्रिक्शन होती है, दो मेटल क्योंकि ये जोड़ होता है ना, तो जोड़ दो सरफेस के बीच में होता है, दो मेटल सरफेसेस के बीच में मूवमेंट हो रही है। अगर आप नया जोड़ डाल रहे हैं, नया जॉइंट डाल रहे हैं, तो दो मेटल सरफेस के बीच में मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट जब भी दो सरफेस के बीच में होगी तो फ्रिक्शन होगा, है ना। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत मैटर करता है। अगर आपकी जो मेटल है उसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत हाई है, तो मेटल दोनों टकरा कर घिस कर वो मेटल फिर से घिस जाएगी, है ना। तो वो जोड़ फिर से घिस जाएगा तो जोड़ की लाइफ कम हो जाती। तो मेटल बहुत मैटर करती है किसी हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट की लाइफ में। उसकी जो लॉन्गेविटी है, जो कि अगर हम प्रिडिक्ट करें कि ये जो सर्जरी है, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ है ना। तो मेटल जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी हाई क्वालिटी का मेटल होगा, तो उसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर आपके इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे किसी को अगर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, हाँ। तो उसमें कुछ सर्टिफाइड एज होती है, या आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हाँ। चाहे यंगस्टर हो, चाहे एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एक ओल्ड एज पर्सन हो, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली यूजली जो हम पिछले डिकेड में देखते थे, तो हिप रिप्लेसमेंट वाज वेरी कॉमन इन ओल्डर एज पॉपुलेशन, है ना, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत हुआ करते थे, और 50 से 55 साल के पेशेंट्स में ही ये हिप रिप्लेसमेंट यूजली किया जाता था। और बहुत कम चांसेस होते थे जहां हमें मतलब कम एज के पेशेंट में करना पड़ता था, खासकर वो पेशेंट जहां निगलेक्टेड नेक और फीमर फ्रैक्चर है, या ऐसे पेशेंट जिनका बचपन से हिप खराब हो गया है, उन पेशेंट में हमें हिप रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती थी। बट इस डिकेड में बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूजेस, अल्कोहल कंजप्शन हैज इंक्रीज्ड इन आवर सोसाइटी, तो यंग जनरेशन में इस डिकेड में यंग जनरेशन के बीच में भी हिप की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। और यंग जनरेशन 30 से 25 से 18 साल के बच्चों में हिप खराब हो रहे हैं, उनके कूल्हे खराब हो रहे हैं, है ना। तो हिप रिप्लेसमेंट अभी अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज देखें, तो पहले पिछले सालों की तुलना में इस डिकेड में, इस जो 2010 के बाद की बात करें, तो इसमें जो है जो रेशो है वो बहुत बढ़ गया है। तो इट्स नॉट पर्टिकुलर कि कोई पर्टिकुलर एज में हिप रिप्लेसमेंट होता है, बट हाँ पहले कम उम्र के पेशेंट्स में ये कॉमन नहीं था, लेकिन अब इस डिकेड में इस कम उम्र के पेशेंट में बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज ऑफ सर्टेन जो सोसाइटी में जो भी चीजें अभी आ रही हैं, अल्कोहल कंजप्शन, एस्टेरॉइड, कोविड, इन्होंने हिप की प्रॉब्लम्स को जो रेशो था या उसका अमाउंट था बढ़ गया है ना। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते भैया। हाँ, आज के टाइम में किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। पिछले डिकेड में इट वाज कॉमन इन ओल्डर एज, बट नाउअडेज इट इज कॉमन इन ऑल एज ग्रुप। तो अगर किसी ने अगर हिप रिप्लेसमेंट कराया है सर, तो उसकी जैसे अब आपने हमें बताया था कि कुछ मेटल्स होते हैं लो क्वालिटी, कुछ मेटल्स होते हैं हाई क्वालिटी, ठीक है। अगर किसी ने लो क्वालिटी का मेटल यूज करवाया अपनी हिप रिप्लेसमेंट में, तो उसकी जो लाइफ है वो क्या कम होती है? बिल्कुल कम होती है, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का मेटल, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि फ्रिक्शन को आपको अवॉइड करना है, तो फ्रिक्शन लो जो हाई कोएफिशिएंट, जो फ्रिक्शन का हाई कोएफिशिएंट है जिन मेटल्स में, अगर आप उसका यूज करोगे तो आपका इम्प्लांट बहुत जल्दी घिस जाएगा। सो फ्रिक्शन होगी, वो वेयर एंड टेयर होगा, और इम्प्लांट घिस जाएगा तो फिर से उसकी मैकेनिक्स गड़बड़ हो जाएगी हिप की, और फिर से हिप पेनफुल हो जाएगा। तो आपको दोबारा से हिप रिप्लेसमेंट बहुत कुछ चंद सालों में ही कराना पड़ेगा, जल्दी ही, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इम्प्लांट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, इम्प्लांट की कंपनी बहुत मैटर करती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो बहुत जरूरी। वही एक बार महंगे पे खर्चा करो और अपनी लाइफ को अच्छी सेव करो, ठीक है। तो अगर हिप रिप्लेसमेंट किसी ने कराया है, ठीक है, तो अपनी वो लाइफ एक्टिविटी जो पहले नेचुरल हिप जो था उसके रेदर देन सेम रहता है या कुछ चेंजेस आते हैं? आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है और जो न्यू एडवांसमेंट हुए हैं इम्प्लांट में, सर्जन की स्किल्स में, रोबोटिक्स आ गया है, तो इन सब को देखते हुए आजकल जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने हर पेशेंट्स में पहले दिन से पेशेंट को चलाना शुरू कर देता हूँ आफ्टर सर्जरी। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी से सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अच्छी टेक्निक का यूज़ करें
अच्छा इम्प्लांट यूज करें तो आप नेक्स्ट डे से पेशेंट को चलाना शुरू कर सकते हो, उसको बैठना, जमीन पे बैठना अलाउ कर सकते हो, सिटिंग अलाउ कर सकते हो, उसको पालथी मार के बैठना अलाउ कर सकते हो, उसको टॉयलेट यूज करना अलाउ कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये डेवलपमेंट इम्प्लांट और सर्जिकल की डेवलपमेंट के कारण ये एडवांसमेंट आई है। अब आपने जैसे टॉयलेट की बात करी सी, अब हमारे इंडियन कल्चर में जो पुराने जमाने के टॉयलेट्स होते थे आज भी काफी घर में है। हाँ, तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या वो कोई पर्टिकुलर मेंबर जिसने हिप रिप्लेसमेंट कराया है तो वो इंडियन टॉयलेट यूज कर सकता है कि नहीं, उसको अपना चेंज ही कराना पड़ेगा? डेफिनेटली ही कैन यूज, बट क्या रहता है कि हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें मेटल पे डिपेंडेंसी बहुत हाई है, हमें अपना मेटल बहुत सालों तक चलाना है। तो क्या होता है कि जब हम इंडियन टॉयलेट का यूज करते हैं तो हमारा हिप पूरा फ्लेक्स हो जाता है या कहें पूरा मुड़ता है, तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहती है कि आपको जब जरूरत पड़े तो ही आप अपना कूल्हा पूरा मोड़ें, पूरे का मतलब जो इंडियन टॉयलेट यूज करते समय, तो इंडियन टॉयलेट का यूज आप जितना कम से कम कर सके तो ज्यादा बेटर रहता है। बट हाँ, इमरजेंसी है या कोई चीज आप नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज इट, है ना। बट कम यूज करने में ही इम्प्लांट की लाइफ की जो लॉन्गेविटी है वो ज्यादा होती है। हिप रिप्लेसमेंट के कितने टाइम के बाद जो रिप्लेसमेंट जिसने कराई है वो स्टेयर्स अप डाउन कर सकता है या रनिंग जॉगिंग कुछ भी कर सकता हो, एक फिजिकल एक्टिविटी? देखिए, स्टेयर क्लाइंबिंग तो मैं फर्स्ट डे चलाता हूँ पेशेंट को, सेकंड डे मैं पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग करा देता हूँ अगर एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन, राइट। तो इसका आंसर यही है कि अगर सब कुछ बढ़िया है, आपका इम्प्लांट की फिटिंग अच्छी आई है, एंगल डायरेक्शन सारे अच्छे हैं और पेशेंट का मसल मास अच्छा है, पेशेंट की जनरल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आप सेकंड डे से आप पेशेंट को सीढ़ियाँ चलवा सकते हैं। अब ये हिप रिप्लेसमेंट की हमने बात करी, इसमें एक बहुत यूनिक टेक्निक अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, MIDS। उसका मतलब क्या है सर? आप पेशेंट उससे क्या जो नॉर्मल रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरीज होती थी उसके डिफरेंस में MIDS जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, उसमें पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है या उसको जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसमें बहुत जल्दी? MISDA टेक्निक अभी पिछले इस डिकेड में एक न्यू एडवांसमेंट आई है रिप्लेसमेंट सर्जरी के एरिया में। तो MISDA टेक्निक यूजली क्या होता था कि हम पिछले डिकेड्स में जो हमारी, क्योंकि साइंस डे बाय डे ग्रो कर रही है ना, मेडिकल साइंस इज ग्रोइंग डे बाय डे ईच एंड एवरी डे, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंटर कर रही है मेडिकल साइंस में, है ना। टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स है, एंडोस्कोपिक सर्जरी, कैमरास, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इस डिकेड में क्या है कि MISDA टेक्निक में पहले हम जो है हिप रिप्लेसमेंट में पॉजिटिव अप्रोच का यूज करते थे। पॉजिटिव अप्रोच मतलब पीछे से हम को खोलते थे और थोड़ी सी मसल कट करनी पड़ती थी, उस कट करने के बाद ही हम हिप रिप्लेसमेंट तक अप्रोच कर पाते हैं। अब MISDA टेक्निक में क्या करते हैं कि हम हिप को पीछे से नहीं आगे से अप्रोच करते हैं, आगे से इंसिजन लगा के हिप को खोलते हैं, हाँ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बोन तक तो पहुंचना है ना। तो अब जो होता ये था कि मसल कट करनी पड़ती थी वह पॉजिटिव अप्रोच से, लेकिन एंटीरियर अप्रोच में आप क्या रहता है कि इसमें जो इंटरमस्कुलर प्लेन है, इंटर नर्वस प्लेन है, तो हमें कोई मसल बीच में नहीं आती, हम दो मसल्स के बीच में प्लेन बनाकर जो है हम हिप जॉइंट को अप्रोच कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमें बोन पे ही काम करना है, हमें मसल्स पे कोई काम नहीं करना है। तो मसल्स जो नहीं कटती हैं, ये बेनिफिट थोड़ा सा जो है इनहेंस करता है फंक्शनल आउटकम ऑफ हिप रिप्लेसमेंट, जो पेशेंट की जो फंक्शनल आउटकम है या कहें कि हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ को भी बढ़ाता है। ये एडवांसमेंट के कारण जो है हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ कहें और जो फंक्शनल आउटकम है वो काफी बेटर हो। आपने इसी में एक चीज बोला था, रोबोटिक सर्जरी। एक लोगों में बड़ा मिथ है कि डॉक्टर एक रोबोट को हमारे ऊपर लगा देता है और वो हमारी सर्जरी करके हमें साइड कर देती है। इज इट मिथ या कुछ? ये कंप्लीटली मिथ है, क्योंकि रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा भी हो, लेकिन रोबोट अभी हिप नहीं खोलता, अभी चीरा डॉक्टर ही लगाता है। रोबोट असिस्टेड होता है। रोबोट क्या रहता है कि हमें ऑर्थोपेडिक्स में या हिप रिप्लेसमेंट में, अगर हम पर्टिकुलर हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, तो हमें हर चीज एक पर्टिकुलर एंगल में इम्प्लांट को लगाना है। हर एंगल का हर इम्प्लांट का एक ओरिएंटेशन है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का भी उसमें मेल पोजीशन होती है तो उस इम्प्लांट की लाइफ में जो है उसमें इफेक्ट आता है।
तो टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि जो रोबोटिक्स है तो उससे हम असेसमेंट, इंट्रा ऑफ असेसमेंट कर लेते हैं कि हमारा एंगल सही है कि नहीं, हम जितनी बोन काटना चाहते हैं उतनी ही बोन कट रही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में कट रही है कि नहीं। तो डेफिनेटली रोबोट का असिस्टेंस लेने के बाद आपके प्रिसीजन में और आपके सर्जिकल आउटकम में, फंक्शनल आउटकम में काफी फर्क आ जाता है। लेकिन ये मिथ है कि रोबोट सर्जन बगल में खड़ा रहता है और रोबोट सर्जरी करता है, तो ये नहीं है। रोबोट एक बहुत मिसनोमर टर्म हो गया अगर मेडिकल साइंस में बात करूं मैं। इट इज नॉट रोबोटिक एट ऑल, इट इज समथिंग टेक्नोलॉजी असिस्टेड, आई वुड से, कि टेक्नोलॉजी का यूज करके, कैमरास का यूज करके, 3D एनिमेशन का यूज करके हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके जो भी हमें काम करना है, जो भी कट करना, जो इम्प्लांट रिप्लेस करना है, उसका हमें बहुत अच्छा ओरिएंटेशन, एक गाइडेंस मिल जाती है जिससे प्रिसीजन बढ़ जाता है। तो दिस इज द ओनली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। जैसे अब विंटर सीजन आर कमिंग, ठीक है, तो इसमें लोगों के जॉइंट्स पेन, हिप रिप्लेसमेंट की मान लेते हैं बात, कि हिप पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो इस टाइम अगर अपनी हिप रिप्लेसमेंट कराता है तो क्या विंटर सीजन में उसको पेन, जो सर्जिकल पेन है, वो स्टार्ट होगा या वो नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जिएगा? एक्चुअली क्या रहता है कि हिप पेन की बात मैं करूं, मतलब ऑल दोस पेशेंट हु आर हैविंग ऑलरेडी हैविंग हिप प्रॉब्लम या हिप एलिमेंट, तो इन पेशेंट्स में क्या रहता है कि स्वेलिंग होती है जॉइंट में। तो जब भी विंटर या ठंड का अगर मौसम आता है तो उसमें क्या रहता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, आउटसाइड का टेम्परेचर है, वो काफी कम होता है। तो बॉडी का एक सेंस मैकेनिज्म है कि बॉडी जहां भी ठंड लगते है, अगर आप बॉडी को टच ठंड दोगे, कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज कराओगे, तो बॉडी उस एरिया में ब्लड फ्लो कम कर देती है। उसका एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि वो अपने एरिया का ब्लड फ्लो कम कर देती है। तो अब एरिया का ब्लड फ्लो कम होता है तो क्योंकि आपके जॉइंट में तो इन्फ्लामेशन है, तो जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ तो जो केमिकल मेडिएटर वहां इकट्ठे हो रखे हैं जो कि हिप का पेन का कारण थे, वो केमिकल वॉश आउट नहीं होते। तो वॉश आउट नहीं होते तो फिर आपका पेन बढ़ जाता है। दिस इज द रीजन कि हिप पेन या कोई भी जॉइंट का पेन, चाहे नी आर्थराइटिस हो, चाहे हिप की आर्थराइटिस हो, हिप का एवियन हो, इन सब केसेस में आपका सिम्टम्स, आपके पेन के जो सिम्टम है, स्टिफनेस के सिम्टम है, वो बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो, लो ब्लड फ्लो, क्योंकि आपके केमिकल वॉश आउट नहीं हो रहे। दिस इज द रीजन। सर, एक लोगों में बड़ा डाउट कहूँ, मिथ कहूँ, तो उनके अंदर ये रहता है कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर द हिप रिप्लेसमेंट। अगर मैंने हिप रिप्लेसमेंट करा दिया, देखिए नेचुरल जो है वो नेचुरल है, जो भगवान ने हमें दिया है। बिल्कुल। अगर जो हिप रिप्लेसमेंट कराने के बाद उनके मन में ये डाउट रहता है कि वो कितने साल चलेगा या कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और इसमें अगर लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो क्वालिटी जो हिप रिप्लेसमेंट का जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, या इसके अंदर कुछ और मिथ है? देखो, हर कोई चाहता है कि मैं एक बार ही सर्जरी कराऊं। अगर एक बार खराब भी हो गया है, अगर उसका जॉइंट खराब हो गया तो ही वांट्स वन टाइम सर्जरी, है ना। तो अब क्या रहता है कि पेशेंट डरे हुए रहते हैं कि यार कहीं ये जो है हम करवा लें और 2 साल बाद ये चले ना, यूज ही ना हो, क्योंकि मैकेनिकल है। कोई भी इम्प्लांट की लाइफ है, हर चीज की लाइफ है, जो आर्टिफिशियल चीज हो सब चीज की लाइफ है। तो पेशेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, काफी डरे हुए रहते हैं कि हम रिप्लेसमेंट कैसे कराएं, कहाँ करा लें जहां हमारा हिप रिप्लेसमेंट ज्यादा चलेगा, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इम्प्लांट का एंगल, इम्प्लांट का ओरिएंटेशन, इम्प्लांट की पोजिशनिंग, इम्प्लांट प्लेसमेंट। फिर दूसरा फैक्टर होता है कि जो है इम्प्लांट की कंपनी, इम्प्लांट की क्वालिटी, मेटल की क्वालिटी दूसरा फैक्टर है। तीसरा होता है कि पेशेंट जो है अपनी फिजियोथेरेपी, पेशेंट अपनी एक्सरसाइजेस, जो प्रिकॉशंस सर्जन द्वारा दिए गए हैं वो प्रिकॉशंस फॉलो करता है कि नहीं, सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है कि नहीं। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट कितने साल चलेगा। हालांकि ये वेरिएबल होता है, लेकिन अगर सब चीज़ें अगर एट द पार है, अगर 100% हमने हर चीज अचीव कर ली है, गुड इम्प्लांट, गुड सर्जिकल स्किल, गुड इम्प्लांट पोजिशनिंग, एंड पेशेंट हैज फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस ऑफ द सर्जन, तो ये जो हिप रिप्लेसमेंट है 30 से 35 साल आराम से चलता है। 30 to 35 ईयर्स बहुत बड़ा समय हो गया। हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी हो। बिल्कुल। और अगर ये इसी चीज में, अगर एक चीज में अगर कोई लैग हो जाए तो वो फिर जो लाइफ है वो 5 साल तक में भी आ जाती।
नहीं, बात सही है, आपने सही कहा कि एक्सरसाइज इज वेरी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, जो इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस हैं, वो अगर पेशेंट फॉलो करता है, जैसे मैंने बोला आपसे कि इंडियन टॉयलेट आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कम यूज करना है। पालती मार के बैठ सकते हो, बिल्कुल 100% आप बैठ सकते हो। मैं कहता हूँ कि आपको जब जरूरत पड़े, आपके घर में कोई पूजा है, कोई जो गेट टुगेदर है, या आपको पालती मार के बैठना, डेफिनेटली आप बैठो। तो लेकिन हाई एंड एक्टिविटीज, रनिंग, थोड़ी सी जो हाई जो स्प्रिंटिंग होती है, हाई स्पीड रनिंग, क्योंकि आपका मेटल है ना, तो आप कितना भी कोई सा मेटल डाल दो, चाहे मर्सिडीज के टायर भी घिस जाते हैं, है ना, कोई भी कितना भी रेल की पटरियां भी घिस जाती है ना, कितनी स्टील की होती हैं, बड़ी मजबूत। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, तो ही आपकी इम्प्लांट की लाइफ जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगी और आप एक अच्छी सर्जरी के साथ जी पाएंगे। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने अगर हिप रिप्लेसमेंट कराया, तो क्या वो अपना स्पोर्ट्स दोबारा कंटिन्यू कर सकता है? जैसे आपने मेरा बताया, हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन और, कि रनिंग उस पर बहुत कम हो जाती है। नहीं, रनिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्या रहता है ना, फिर आपकी इम्प्लांट की जो लाइफ है वो भी कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, चाहे आप कितना भी अच्छा इम्प्लांट डाला, क्योंकि आप फ्रिक्शन, आप मर्सिडीज ऐसा समझ सकते हो कि आप एक नई मर्सिडीज लेते हो, आप उसको जंगल में चला रहे हो, है ना, और एक वो सी दूसरी मर्सिडीज है जिसको आप एक बहुत अच्छे रोड पर अच्छे से चलाते हो, दोनों की लाइफ में फर्क आएगा, दोनों के आउटलुक में फर्क आएगा। तो ये तो बिल्कुल फ्रैंक सी बात है। आप बिल्कुल अगर कहेंगे कि, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन को, चलो मैं कहता हूँ आप साल 2 साल अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो ना, लेकिन हाई एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे तो आपकी जो लाइफ है इम्प्लांट की लाइफ, एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट जो इतनी हाई एंड एक्टिविटीज नहीं है, तो उसकी कंपेयर में आपका इम्प्लांट थोड़ा जल्दी घिसेगा, थोड़ी सी लाइफ कम होता है। ओके, बट हाँ, एक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। आप पूरा परफॉर्म करोगे, अगर आप पहले 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ते थे, तो अभी भी हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी 100 मीटर 10 सेकंड में ही दौड़ोगे। इस क्वेश्चन के आंसर से लोगों का एक तो डाउट खत्म होगा, हिप रिप्लेसमेंट कराने में उनको इजी होगी। सर, मान लेते हैं कोई एक पेशेंट है, ठीक है, उसको बहुत हिप में प्रॉब्लम है, वो ना चल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना कोई भी लाइफस्टाइल अपने नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कौन सा सही समय होता है जब आपको हिप रिप्लेसमेंट की एग्जैक्टली जरूरत पड़ गई, अब आपको करा लेना ही है, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है? तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर आपको, मैं कहता हूँ कि आपकी, चलिए, हिप जॉइंट जो आपका खराब हो गया है वो थोड़ा अर्ली स्टेज में है, और आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इम्प्लांट की कंपनी इम्प्लांट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तो आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहते हैं। तो लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपका कुछ भी कंडीशन हो, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर अब आप अपने डिले किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अब आपके रिजल्ट में भी फर्क आएगा, है ना। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अगर आपको बिना दर्द की दवाई खाए, अगर आप चल पा रहे हो, अपनी रूटीन लाइफ जी पा रहे हो, अपना लाइफस्टाइल कर पा रहे हो, तो ठीक है। आपको थोड़ा लिम्फ है, आप पेन आप सह पा रहे हो बिना दवाई के भी, तो ठीक है, कुछ समय आप चला सकते हो, क्योंकि जितना आप डिले करते जाते हो, आपकी बोन उतनी ज़्यादा घिसती जाती है, छोटी होती जाती है। तो जब हम रिप्लेसमेंट बाद में करते हैं, तो आपके पास बोन स्टॉक नहीं, आपकी बोन जो है निकल गई, घिस गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल हमें डालना पड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में आप कराते हो, तो मेटल की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। हमें स्मॉल साइज की इम्प्लांट, स्मॉल जो अमाउंट ऑफ मेटल वी विल यूज इन योर सर्जरी, वो कम हो जाता है ना। तो जितना बड़ा इम्प्लांट, जितनी बड़ी चीज आप डालोगे, उतना ही फ्रिक्शन होगा, उतनी उसमें जो वेयर एंड टेयर है वो बढ़ेगा। तो छोटा इम्प्लांट तभी डालेगा जब आपका बोन स्टॉक है, वही बोन स्टॉक अर्ली स्टेज में ही होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप बिना दवाइयों के थोड़ा बहुत समय निकाल पा रहे हो, तो करा लो, थोड़ा वेट कर लो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। सर, आजकल हम सोशल मीडियाज पे बहुत देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस आते हैं कि हम लोग हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी बहुत छोटे चीरे से करते हैं। तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, MIS-BA, क्या उस टेक्निक से हम लोग बहुत छोटा सा चीरा लगा के सर्जरी, हिप की सर्जरी बड़ी से बड़ी कर सकते हैं, या इट्स टोटली मिथ है? देखिए, किसी भी सर्जरी में जो स्किन का चीरा है, उसकी साइज उस सर्जरी के आउटकम में इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है, खासकर मैं इफ आई टॉकिंग अबाउट पर्टेनिंग टू हिप रिप्लेसमेंट। जो हिप रिप्लेसमेंट में छोटे चीरे का ज्यादा फर्क नहीं रहता। जो मेन फर्क होता है मसल स्पैरिंग, आपको मसल नहीं कट करना, क्योंकि आप स्किन में चीरा बड़ा दे देंगे तो उससे थोड़ा सा आपका जो स्कार है वो थोड़ा लंबा आएगा। लेकिन अगर आप मसल कट करते हो
तो मसल से हिप की बैलेंसिंग खराब होती है। और बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट, क्योंकि मशीन है ये, यू आर यूजिंग मैकेनिक्स। तो एक तरफ से अगर मसल कट करेगी और दूसरी तरफ से मसल एक्टिव है, तो इधर जो कटी हुई मसल है उसमें उतना फोर्स नहीं क्रिएट करेगी, वो फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगी, और जो नहीं कटी है वो जनरेट करेगी। तो आपका जो बैलेंसिंग है हिप में, रिएक्शन फोर्सेस जो लगते हैं वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इम्प्लांट एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन होगी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगी, है ना। तो इम्प्लांट में फ्रिक्शन ज्यादा होगी अगर आप मसल कट करते हो। तो डीए टेक्निक का जो एडवांटेज है मेन, कि इसमें हम मसल नहीं कट करते, मसल स्पेयरिंग सर्जरी, तो हमारी डिसबैलेंसिंग नहीं होती है, हमारी इम्प्लांट की लाइफ अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात कि छोटे चीरे से तो हाँ डेफिनेटली विद टाइम विथ एक्सपीरियंस आपका चीरा धीरे धीरे छोटा हो जाता है ना। तो कॉस्मेटिकली ऑल्सो इट्स गुड, क्योंकि इसमें स्कार जो है इनसे हम हॉरिजॉन्टल्स देते हैं, तो आपका जो चीरा है वो आपके अंडरवेयर के अंदर आ जाता है। तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है पेशेंट को कॉस्मेटिकली, खासकर फीमेल पेशेंट है या यंग पेशेंट, अडल्ट यंग मेल पेशेंट भी हैं, तो दे आर वरीड अबाउट कि हमारा स्कार आएगा, है ना। खासकर अनमैरिड पीपल दे आर वरीड अबाउट दिस। तो डेफिनेटली छोटा चीरा कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन मेन एडवांटेज जो MIS डीए टेक्निक का है कि इसमें मसल नहीं कट होती है, मसल स्पेयरिंग होता है। तो इम्प्लांट की लाइफ, क्योंकि हमें अल्टीमेट बोले कि हमारी सर्जरी लंबी चले, है ना, क्योंकि स्कार एक बार हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन बार बार सर्जरी टॉलरेट। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आप होगा। 87 होगा उसका ऐसे रोड। अभी मार्केट में एक बड़ा नाम सुना, हेमी हिप रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में फर्क क्या और इनके मिथ्स क्या है सर? तो देखिए, हेमी हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसको हम आज के दौर पर उन पेशेंट्स में करते हैं जो बड़ी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। बड़ी सर्जरी कहने का मतलब कि जिसका सर्जिकल टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि ये उन पेशेंट्स में हेमी हिप रिप्लेसमेंट की हमें पेशेंट को अगले दिन चलाना है। हमारा पर्पस है कि हमारा पेशेंट अगले दिन से चले। दूसरा पर्पस होता है इस सर्जरी को करने का कि हमारी जो बोन है बहुत कमजोर है ना। पेशेंट में कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोमॉर्बिडिटी मतलब कि पेशेंट में हार्ट के पेशेंट भी हैं, शुगर भी है, किडनी भी खराब है, डायलिसिस पर हैं, ऐसे पेशेंट उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, दे आर प्रोन फॉर फ्रैक्चर ऑल्सो, या उनकी हिप खराब हो जाती है किसी भी कारण से। तो अब ये पेशेंट को आप ज़्यादा लंबी सर्जरी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी सर्जरी ब्लड लॉस होगा ज़्यादा, तो ये पेशेंट की लाइफ थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है सर्जरी। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हेमी हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ एज कम्पेयर टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट थोड़ी कम होती है। तो हेमी हिप रिप्लेसमेंट हम उन पेशेंट में प्रेफर करते हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, जैसे कि जो पेशेंट बहुत ओल्ड एज हो जाते हैं 80, 90, 95, इन पेशेंट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम होती है और इनका कोमॉर्बिडिटी बहुत होती है, जनरल कंडीशन नॉट सो गुड, मसल मास इज नॉट सो गुड। इन पेशेंट में वी प्रेफर हेमी हिप रिप्लेसमेंट, जहाँ इनकी बोन क्वालिटी बहुत पुअर होती है। आप इसमें इम्प्लांट लगाओगे, इम्प्लांट होल्ड ही नहीं लेता। ये जो स्क्रू डालोगे, हड्डी इतनी खोखली होती है कि स्क्रू आप बोन में डालोगे और खोखली बोन है तो स्क्रू पकड़ेगी ही। बिल्कुल इन पेशेंट में हमें ऑप्शनल हमें हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। हम नहीं चाह के भी हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है टू दोज पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, बोन क्वालिटी पुअर है वो, बट हाँ डेफिनेटली इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट ना। बट ये कहें कि इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो डेफिनेटली ये गलत है। इसको आप जो मैंने इंडिकेशंस बताई, ऐसे अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जगह पर आपको हेमी हिप रिप्लेसमेंट या जिसको बायपोलर सर्जरी कहा जाता है उसको आपको ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज यू विल लूज योर पेशेंट लाइफ, है ना। क्योंकि हम बदलने तो हिप जा रहे थे और पता पड़ा हम पेशेंट ने जो है सर्जरी के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं वो पेशेंट उसको नहीं सह पाया और ही विल लूज हिज लाइफ, वी विल लूज आवर पेशेंट। तो हमारा जो पर्पस है कि हमें पेशेंट को चलाना है, बिल्कुल ना, नॉट वी कांट लूज एनी लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल सर्जरी। टोटल हिप और हेमी हिप जैसे दो सर्जरी आपने बताई, इसमें टाइम कितना लगता है सर? अगर किसी पेशेंट जो हेमी हिप रिप्लेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो हिप जॉइंट में जो एक सरफेस होती है फीमरल बॉल होती है, उसी सब एस्ट्रोबलम सॉकेट होता है। तो ये यूजली फ्रैक्चर, क्योंकि इन पेशेंट में जो हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं,
फ्रैक्चर प्रोन होते हैं। तो आप फ्रैक्चर आप जोड़ने, इनकी हड्डियां आप जोड़ोगे तो एक तो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर की खासियत होती है कि जुड़ता भी नहीं है ये कुछ पेशेंट्स में, और दूसरी चीज ये होती है कि इनकी हड्डी इतनी कमजोर होती है कि इनकी हीलिंग पोटेंशियल और कम होती है। तो और अगर आप फ्रैक्चर जोड़ने निकलोगे तो इनको कुछ बेड रेस्ट कराना पड़ेगा, और बेड रेस्ट कराओगे तो इनकी जो लाइफ है वो जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस, लेटने के कारण, बेड पे लेटने के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डीबीटी हो गया, छाती में पानी इकट्ठा होना, निमोनिया, पेट खराब होना, जो लूज मोशंस, बेड सोर्स, कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट में ऐसी सर्जरी चूज करते हैं, हेमी हिप रिप्लेसमेंट, जिससे कि पेशेंट अगले दिन से चल सके, है ना। ही शुड स्टार्ट हिज लाइफस्टाइल रूटीन, है ना, और वो अपनी लाइफ को दोबारा से आ जाए। तो दिस इज द पर्पस। सर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आए होंगे कि लोग कहते होंगे कि मैंने हिप रिप्लेसमेंट कराया, हाँ जी। बट उसके बाद भी उनका कूला जो है डिसलोकेट हो गया, मतलब उतर गया। तो क्या ये सर्जिकल एरर है या कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम है? ये आप थोड़ा रिलेट करें। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो है कूला उतरना कुछ % ऑफ केसेस में होता है। तो अब ये कब होता है, क्यों होता है? तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हिप डिसलोकेशन तभी होती है ज्यादातर केसेस में कि पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता। कुछ लिमिटेशन होती है क्योंकि हमने हिप जॉइंट दो सरफेस हम बाउंड नहीं कर सकते, दो सरफेस दे आर ओपन, है ना। हमने फीमर में, थाई बोन में हमने इम्प्लांट डाल दिया, स्टर्बलम में इम्प्लांट डाल दिया, लेकिन इसके बाद दोनों सरफेस फ्री हैं। तो अगर हम हिप जॉइंट के अंदर घुसते हैं और वहां पर काम करके बाहर निकलते हैं तो रास्ता अभी भी ओपन है, आपने धागों से इसको सिला है ना, तो रास्ता खुला है। तो अगर पेशेंट कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स कर दे, झटका लग जाए while transferring the patient from hospital to home via ambulances और प्राइवेट व्हीकल, तो ऐसे कुछ झटका लग जाए या मूवमेंट हो जाए, पेशेंट का पैर ज्यादा मुड़ जाए, क्योंकि ज्यादा मुड़ेगा तो रास्ता तो अभी खुला है, जिससे हम गए थे वो रास्ते से हिप जॉइंट वापस निकल जाएगा। तो ये उन पेशेंट्स में होता है जो थोड़ी सी जिनके साथ लापरवाही हो जाती है। बट जो मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें डिसलोकेशन होती है वहां पर प्रॉब्लम होती है इम्प्लांट की पोजीशन, वो सर्जिकल एरर है। अगर आपका डिसलोकेशन हो रहा है, अगर आपने कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं की है, आपने कोई लापरवाही नहीं की, इसके बाद भी अगर आपका हिप डिसलोकेट हो रहा है तो इट्स डेफिनेटली सर्जिकल एरर। आपके इम्प्लांट पोजीशनिंग में एरर है, आपकी सर्जिकल टेक्निक में एरर है। दिस इज द फैक्ट। आज हमने प्रीवियस डिस्कशन में बात करी MIS DA टेक्निक की। ये क्या बज़वर्ड बन चुका है कि एक मार्केटिंग हैक है? क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा मिथ ये है कि सर्जन उनको इसलिए अलाउ करता है वो टेक्निक कि उसमें उसका फायदा है, या रियलिटी ये है कि इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होती है या उसका लाइफस्टाइल बहुत जल्दी चालू हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और जब भी चीज, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज मार्केट में आती है तो उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। लोग उसको ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसको परखते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मिथ जो है लोगों में है कि क्या इसका बेनिफिट रियल में है और क्या ये कोई मार्केटिंग हैक तो नहीं। तो इसका आंसर ये है, जो मैंने पर्सनली अपनी सर्जरी के दौरान और अपने पेशेंट्स में जो देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही रहा कि मुझे सर्जरी करते समय कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें पेशेंट की पोजीशनिंग, क्योंकि जो पुरानी वर्जन थी वो पोस्टीरियर टेक्निक, उसमें क्या है पेशेंट को साइड में लेकर के करते थे, पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट गिर जाता था, पेशेंट की पोजीशन इंट्रॉप चेंज हो जाती थी। तो जो हम डिसीजन लेते थे कि हमें इतना एंगल में इम्प्लांट डालना है, वो डिसीजन लेना टफ हो जाता था। कई बार उसमें एरर आती थी क्योंकि पेशेंट हम देख रहे 30 डिग्री, बट हमारा रेफरेंस पॉइंट हिल गया, हमें पेशेंट हिल गया, तो पेशेंट हिल गया तो फिर अब जो 30 डिग्री वो 20 डिग्री में हो जाता था कन्वर्ट, तो फिर वो इम्प्लांट प्लेसमेंट से इतना सही नहीं होता था। अब इसमें क्या, पेशेंट सुपाइन रहता था, पेशेंट को पहले बांध कर लेटाया जाता था बहुत पोजीशन बनाने के लिए कि पेशेंट साइड में लेटा रहे, तब हमें प्लेसमेंट करें। लेकिन अब क्या MIS DA टेक्निक में पेशेंट सुपाइन लेटता है, सीधा लेटा है, पेशेंट स्टेबल रहता है, पेशेंट की पोजीशन नहीं चेंज होती। तो पोजीशन नहीं चेंज होती तो जो लैंडमार्क जो देखकर हम एंगल डिसाइड करते हैं वो लैंडमार्क बहुत अच्छे से हमें दिख जाते हैं, समझ में आ जाता है। दूसरी चीज, हम एक्सरे बहुत अच्छा कर लेते हैं इसमें। जितना मैंने बताया, हर रिप्लेसमेंट में सबसे जरूरी है एंगल, पोजीशन, ओरिएंटेशन। तो एक्सरे गाइडेड अगर हम इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन कि हम ब्लाइंडली कर रहे हैं, है ना। हम केवल
पेशेंट की पीठ देखकर, पेशेंट का शोल्डर देखकर समझ रहे हैं कि पेशेंट की पोजीशन तो हमें इस एंगल में डालें। वो तो ब्लाइंड है, तो इतनी प्रिसीजन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका एक्सरे गाइडेड है, रोबोटिक गाइडेड है, अगर आप इम्प्लांट प्लेसमेंट करोगे तो आपका परफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और परफेक्शन इम्प्लांट का जो डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, एंगल्स सबसे बड़ी चीज़ है जो हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ को अफेक्ट करती है। तो वो बेस्ट आता है कि ये मेरे को अपने पर्सनल लाइफ में जो अपनी मेरी डे टू डे सर्जिकल एक्सपोजर के दौरान जो मुझे बेनिफिट मिलता है कि मैं एक स्टेबल, मेरे को कोई पेशेंट की पोजीशन का मेरे को डर नहीं रहता कि पेशेंट की पोजीशन हिल तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया। दूसरी चीज़, मेरे को एक गाइडेंस मिल जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन ले पाता हूँ मैं कि हाँ ये इम्प्लांट सही डल गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि पेशेंट की मसल नहीं कटी, तो आउटकम में पेशेंट की जब मसल, जैसे मैंने पहले बताया कि मसल स्क्वैरिंग सर्जरी, मसल नहीं कट होती। तो मसल नहीं कट होती तो आपका आफ्टर जब हीलिंग हो जाती है तो आपकी सारी मसल्स जो हैं चारों तरफ से बराबर फोर्स डालती हैं, बैलेंस रहता है हिप का। तो इम्प्लांट जब भी बैलेंस होगा, चारों तरफ से कॉन्सेंट्रिक फोर्स लगेगा तो एक्सेंट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो आपके हिप रिप्लेसमेंट में फ्रिक्शन कम हुआ और लाइफ बढ़ जाएगी। जो दिस इज द पर्पस, हमारा पर्पस ही हिप रिप्लेसमेंट में हमें एक अच्छा लंबा चलने वाला सर्जरी, लंबा चलने वाला इम्प्लांट हमारी जो है एक्सपेक्टेशन है। तो हर पेशेंट में यही बेनिफिट मेरे को पर्सनली देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि MSDA टेक्नो इज गुड। चलो, इस आंसर से लोगों का एक तो है कि मिथ बस्ट हो जाएगा, कि उनका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। सर, ये तो रही पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर जी। कोई एक ऐसा पेशेंट जिसकी आप सर्जरी करते हुए उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए? तो अगर मैं अपनी जो कैरियर में याद करूं तो एक पेशेंट मेरे पास आए थे। तो एक लेडी थी, तो 3rd 4th फ्लोर में रहती थी। तो एक मेरे पास आए, उनके बेटे आए कि सर मेरी जो मदर है उनका हमने रिप्लेस कराया है लेकिन मदर चल नहीं रही है। तो और मैं सर बहुत छोटे से मकान में रहता हूँ और मेरे घर में लिफ्ट भी नहीं है, तो अब मैं ला भी नहीं सकता। और पेशेंट की उम्र 75 साल है और सर्जरी के बाद उनकी जनरल कंडीशन बड़ी पुअर हो गई। तो मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर क्या आप थोड़ा होम विजिट कर लेंगे, आप देख लेंगे, मेरी मदर चल नहीं पा रही, आप एक बार समझ लेंगे कि क्या चीज़ है, उसके बाद जो भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा, आपको दिखा दूंगा। तो मैं गया, उनके घर गया, होम विजिट की मैंने। तो मैं देखता हूँ कि पेशेंट लेटे हैं और हिप रिप्लेसमेंट उनका करीब 1 महीने पहले हुआ था किसी अदर सेंटर। तो मैं जब गया तो एक इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ इनका हिप रिप्लेस हुआ है, वो पेशेंट नहीं चल रहे। तो मैं देखता हूँ कि पेशेंट गए तो पेशेंट का पैर छोटा था, है ना, और पेशेंट बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, पेशेंट अपनी टांग नहीं उठा पा रहे। मैं समझ गया कि ये डिसलोकेशन हो गई है ना, जो डिसलोकेशन वाला एटीट्यूड होता है वो डिसलोकेशन हो गई थी। तो मैंने फिर उस पेशेंट का वहीं पर जो है खींच कर कूला चढ़ा दिया। जो डिसलोकेटेड हिप था, जो हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो हमने प्रीवियसली आपको कहा था, डिसलोकेशन भी हो जाती है हिप रिप्लेसमेंट के बाद, तो मैंने वहीं खींचकर उनका कूला चढ़ा दिया। अब कूला चढ़ा दिया, मैंने बताया कि अगर आपका सर्जिकल एरर है, कूला चढ़ा दिया और फिर मैं चलाया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप इनको आप चलाओ फिराओ, थोड़ा फिजियोथेरेपी कराओ, किसी 2 लोग 4 लोगों का मदद लो और उनको चलाओ, है ना। तो मसल क्योंकि वीक थी तो धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया और उनको मैंने बोला फिजियोथेरेपी कराओ। तो आप 4-5 दिन बाद फिर आए, इस तरह एक बार फिर आप देख ले, फिर नहीं चल रही मदर। अब मैं देखता हूँ जाके उनके घर में, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो पेशेंट को उल्टा लेटा कर एक्सरसाइजेस करा रहे थे, है ना। फिर मैंने देखा कि पेशेंट का हिप उतर गया। तो फिर अब इस बार वो 7-8 दिन बाद आए। फिर मैंने एक अटेम्प्ट, अब 7-8 दिन क्या रहता है कि अगर डिसलोकेशन बहुत देर तक पड़ी रहे ऐसे अपनी अनयूजुअल पोजीशन पे, तो फिर जॉइंट चढ़ाना मुश्किल होता है। फ्रेश इंजरी, फ्रेश, जो अगर आपका आधी डिसलोकेट हुआ है, 2 दिन पहले डिसलोकेट हो, तो फिर भी एक बार चढ़ जाएगा। लेकिन एक बार अगर मसल में फंस जाए जॉइंट, या बहुत पुराना हो जाए, मसल टाइट हो जाए, स्पाज़म में चली जाए, फिर मैंने अटेम्प्ट की एक बार चढ़ाने की, तो वो इस बार नहीं चढ़ा। तो इस बार फिर मैंने उनसे कहा कि सर जो है ना, ये खोल कर ही चढ़ाना पड़ेगा। इसके पहले मैं इम्प्लांट की ओरिएंटेशन, क्योंकि डिसलोकेशन का जब तक हम रीज़न नहीं पता, हम खोल के भी चढ़ा दे फिर उतर जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक CT स्कैन कराओ, हम देखते हैं, मुझे कोई डाउट है कि ये जो है इम्प्लांट सही पोजीशन पे नहीं डाला हुआ है। हमने CT स्कैन कराया और इम्प्लांट की ओरिएंटेशन सही नहीं थी। अब वो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि सर मैंने कहा कि इसको तो रिवीजन करना पड़ेगा, इम्प्लांट सही पोजीशन पर डालने पड़ेंगे।
अब पेशेंट के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया कि सर जो रिवीजन इम्प्लांट जानते हैं कि महंगे आते, बहुत महंगे आते हैं। दूसरी बात, पेशेंट इतनी लंबी सर्जरी सह भी नहीं सकता। 70-75 साल का पेशेंट, जिसमें हम पुराने इम्प्लांट को निकाल के और नया इम्प्लांट डालें, 5-6 घंटे की सर्जरी हो जाती है, कितना बोन लॉस, ब्लीडिंग। तो 2 कंस्ट्रेंट आ गए कि सर हम अपना पेशेंट नहीं खोना, हम डिसलोकेशन नहीं चल रही, लेकिन हम ठीक है हमारा पेशेंट नहीं चलेगा, लेकिन इतनी लंबी सर्जरी को हमें डर है कि कहीं हम पेशेंट ना खो दें अपना। बिल्कुल। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस कंस्ट्रेंट भी था उनके पास। तो फिर आप बोले कि सर जो हेल्प कर सकते सर कर दीजिए, मेरे पास इतना बजट है, ऐसा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल टेक द कॉल। तो फिर मैंने क्या किया कि उनकी हिप को लिया ओटी में और उनका हिप खोल कर चढ़ाया, जो भी फंसा था जहाँ पे उसको निकाल के क्लियर किया और हिप को दोबारा चढ़ा दिया। मैंने देखा पूरा कि ओरिएंटेशन इम्प्लांट की सही नहीं थी। अब क्या कर सकते, ओरिएंटेशन हम सही नहीं कर सकते, उसके लिए रिवीजन ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो है उसको, जो उसकी करेक्ट पोजीशन थी, थोड़ा सा पैर हमने टेढ़ा करके उसमें फिक्सेटर लगा दिया, ताकि अगर क्या रहता है कि डिस्लोकेशन अगर पीछे से कूला निकल रहा है तो आप पैर को ऐसा पोजीशन में रख के फिक्स कर दो कि वहां धीरे धीरे मांस टाइट हो जाए। जब मांस टाइट हो जाएगा तो अलाउ नहीं करेगा पैर अंदर को मुड़ने को। अंदर मुड़ता तभी हिप डिस्लोकेट हो रही थी। हमने ऐसा कर दिया 1-1.5 महीना फिक्सेटर लगा के कि मांस, वो जो मसल्स थी वो टाइट हो गई, जो अंदर की तरफ मोड़ती थी वो मसल काम ही नहीं कर रही थी। तो उनका जो हिप है, 1-1.5 महीने बाद उनका हिप पूरा स्टिफ हो गया, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आने लगी, लेकिन पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया। एक छोटी सी सर्जरी हमने आधे घंटे में खोला और हिप चढ़ा दिया, है ना। तो हमने आधे घंटे में हिप खोला और चढ़ा दिया, फिक्सेटर लगा के हम बाहर आ गए। इसके बाद पेशेंट को मैंने बताया कि ऐसी पोजीशन पे फिक्स किया था कि वो मसल जो इसको डिसलोकेट कर रही थी, वो मसल काम ही करना उनका कम हो गया, स्टिफ हो गई, थोड़ी टाइट हो गई। तो फिर उनका स्टिफनेस आ गया और उसके बाद वो डिसलोकेट कभी नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी लर्निंग थी मेरे लिए, इवन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था जो किसी किताब में नहीं लिखा है कि कैसे करें। किसी किताब में लिखा है कि फाइनेंशियल पेशेंट क्राइसिस में कैसा डिसीजन ले, या जहां पर लाइफ सेविंग है, लाइफ क्राइसिस में जा सकती है, ऐसी जगहों पर क्या करें, ऐसी चीजें किताबों में भी तो लिखी हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और होपफुली हमने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अभी भी वो पेशेंट चल रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली हमने उनको कम से कम जो उनके एक मदद की, जो कि हाँ हमने उनको ब्रिंग बैक टू हर लाइफ अगेन। इट्स दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। अगर सर किसी को ओपिनियन लेना हो, उसकी फैमिली में किसी को हिप रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उसकी मदर को, फादर को, ग्रैंड मदर को, सिस्टर को, किसी को भी, भाई उनके हिप में बहुत ज्यादा पेन उठ रहा है, तो वो आपको कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? तो देखिए, मैं प्रैक्टिस करता हूँ साउथ दिल्ली में। तो साउथ दिल्ली में मेरा पर्सनल क्लिनिक है और कई हॉस्पिटल के साथ मैं काम करता हूँ। तो आप मुझे गूगल में आप मुझे ढूंढ सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर अभिषेक, है ना, अभिषेक सिंह। और जो है आप अपने चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर कर सकते हैं। तो जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जिनको सफरिंग है हिप की, तो वो दे कैन कनेक्ट टू मी, है ना। तो यू कैन फाइंड मी ऑन गूगल थ्रू योर चैनल, जस्ट गूगल इट। तो ये था आज का हमारा शो। आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिले। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हिप पेन या हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आज ही कनेक्ट करें, क्योंकि हम आते हैं एक्सपर्ट्स के साथ विथ एग्जैक्टली ऑन पेपर। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।